व पाकिस्तान की यात्रा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देखने के लिए 18 घंटे की लंबी उड़ान नहीं भर सकते। मैं हूं आपके साथ सुमन। योगी ने श्रमिकों को स्कूलों में श्रमिकों के अटल आवासीय विद्यालय के उन छात्रों को, पहले बैच के छात्रों को जिन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को सम्मानित करने और दोनों प्रयागराज और वाराणसी के अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों के बीच सम्मान का एक आयोजन यहां पर मुझे दिवस करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आवासीय विद्यालय के सभी छात्रों को, प्रधानाचार्यों के साथ जिन विद्यालयों ने अच्छा काम किया और शिक्षकों के बच्चे पढ़ते हैं, आवासीय विद्यालय डेडिकेटेड है शिक्षकों के बच्चों के लिए, या फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो बच्चे कोविड कालखंड में निराश्रित हुए थे, उन बच्चों के लिए, तो स्वाभाविक रूप से मेरिट में, सीबीएसई बोर्ड की मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले इन बच्चों ने आपके पसीने और आपके श्रम की लाज रखी है। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। जानते हैं कि नए भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के, नए भारत के वास्तविक शिल्पकार आप लोग हैं। हमारा श्रमिक जिस भी क्षेत्र में काम करता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, लू, कुछ भी हो, वह न रुकता है, न थकता है, न डिगता है, और आपकी पसीने की एक एक बूंद जब धरती पर पड़ती है तो वही धरती माता सोना उगलने का काम भी करती है। जिन श्रमिकों के परिश्रम से हर तबके के व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत प्राप्त होती है, विडंबना क्या थी, उन श्रमिकों के पास अपना आवास कभी नहीं हो पाता था। जो श्रमिक दूसरों के घर के इज्जत घर बनाते थे, उनकी इज्जत, उनके परिवार की इज्जत स्वयं सड़कों पर दिखती थी। जो दूसरों का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करते थे, उनके बच्चे स्वयं भूख से तड़पने के लिए मजबूर होते थे। जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की इमारत बनाने में योगदान करते थे, उन श्रमिकों के लिए स्वयं के उपचार के लाले पड़ते थे। जो दूसरों के लिए सुविधा देने के लिए दिन रात, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, इन सब की परवाह के बगैर कार्य करते हैं, और श्रमिक अभाव में जीता था। लेकिन हम सबसे पहले आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों को सम्मान देकर के, उनके श्रम को सम्मान देकर के देश को श्रममेव जयते के इस उद्घोष के साथ जोड़ने का काम किया। आपने केशव जी के भाषण को सुना, उन्होंने कहा कैसे श्रमिकों का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से, पांव प्रक्षालन के माध्यम से किया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का कार्य हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा करके उन श्रमिकों के श्रम का सम्मान किया था। और इसीलिए श्रमिक भी किसी गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, ये तभी संभव हो पाया है जब उस प्रकार की संवेदन। पिछले
60 लाख लोगों को एक शौचालय बना है और हमारे श्रमिकों को पहले से सुविधा है। अब केवल स्कूल का निर्माण करके अब अपने आप के बच्चे वंचित नहीं रहेंगे। हमने शुरुआत की है अटल आवासीय विद्यालय से और अटल आवासीय विद्यालय के बाद आज हम लोगों ने जेवर में भी एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी है जिसमें श्रमिकों के ही बच्चे पढ़ेंगे। अब आपके लिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, गैस कनेक्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने 10 करोड़ लोगों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष में 2 बार होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाती है। देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को और अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हो रही है। पहले गरीब का राशन कुछ लोग चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। जो भी गरीब के हक पे डकैती डालता था उनकी जगह हवालात में हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। और आज इसीलिए क्योंकि आपकी वास्तविक मेहनत को, आपके श्रम को सम्मान दिया गया है। आपने देखा होगा पहले होता क्या था, खेतों में काम हमारा बटाईदार और श्रमिक करता था। अगर मेहनत उसने खेत हुंडा पे लिया और खेत किसी आपदा की चपेट में आ गया तो बेचारा कर्ज की तले दबता था। अब सरकार ने क्या किया, कहा कि नहीं, आपदा आएगी केवल मुआवजा जिसका खेत है उसको नहीं मिलेगा, बटाईदार को मिलेगा। बटाईदार जिसने जो खेती कर रहा है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी पहले महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं थी, लेकिन अब इसे मंजूरी मिल गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गिरगिट वाले बयान पर तंज कसा, जिसमें कि उन्होंने सपा को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी बताया है। और इसके साथ इस पर अब दोनों नेताओं के बीच में वार पलटवार भी देखा गया। बात करते हैं, याद रखना आप सभी लोग महिलाओं के साथ से स्थापित हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। शाहबानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय शाहबानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके शाहबानो को भी न्याय दिया होता। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप लोग तो शाहबानो वाले मामले में 3 तलाकी कुप्रथा, तो ये नारा बनाना चाहते हैं, ये नारा बनाना चाहते हैं
महिला मुद्दा रहे, नारी नारा बन जाए। इसी साजिश और षड्यंत्र में ये लगातार सड़कों पर और सदन में कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा गिरगिटी भाषा है, उनकी भाषा गिरगिटी है। अगर ये शब्द ना बना हो तो मैं चैट जीपीटी से कहूंगा ये नया शब्द बना दो। मुख्यमंत्री जी की गिरगिटी भाषा है। अगर उनका पुराना स्टेटमेंट निकालें और आज का स्टेटमेंट पढ़ें। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। इस एक्सप्रेसवे पर फिलहाल अगले 15 दिनों तक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे यात्रियों को अस्थायी राहत मिलेगी। इसके बाद निर्धारित टोल दरों के अनुसार वसूली शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। वहीं पर यह भी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एआई आधारित सिस्टम के जरिए इसे सुरक्षित और स्मार्ट बनाया गया है। यह एक्सप्रेसवे हर मौसम में सुचारू रूप से संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें क्या रहने वाली है? वाहन के प्रकार की बात करें तो कार, जीप और वैन या फिर हल्के वाहन 2.55 प्रति किलोमीटर रेट और अधिकतम टोल रेट की बात करें तो 1515। और वहीं पर हल्के कमर्शियल वाहन की बात की जाए, मिनी बस जैसे, वो उसका रहेगा प्रति किलोमीटर की बात कर रहे हैं रेट की, जहां पर 4.5 और अधिकतम टोल रेट रहेगा 2405। बस, ट्रक या अन्य भारी वाहन 8.15 प्रति किलोमीटर रेट रहेंगे, अधिकतम टोल रेट रहेगा 4840। और इसके साथ ही भारी मशीनरी की बात कर ले तो वहां पर 12.55 प्रति किलोमीटर रेट रहेगा, अधिकतम टोल रेट रहेगा 7455। और 7 एक्सल वाले भारी वाहन की बात करें तो 16.5 प्रति किलोमीटर रेट रहेगा, अधिकतम टोल रेट रहेगा 9535। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू होंगी और एयरपोर्ट को एविएशन सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुकी है और पहली उड़ान इंडिगो द्वारा बताया जा रहा है कि ऑपरेट की जाएगी। इसके बाद ही आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस की यहां पर सेवाएं शुरू करेंगी और इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और साथ ही यह एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। तो नोएडा से उड़ान का बिगुल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर बड़ी अपडेट, जहां पर नोएडा एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ान होगी शुरू। तो नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान इंडिगो की शुरुआत होगी और जहां पर 15 जून को पहली उड़ान इंडिगो की होगी। तो आकाशा एयर इंडिया बाद में सेवाएं शुरू करेंगी। तो नोएडा से उड़ान का बिगुल बज चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान की तारीख भी तय। तो नोएडा एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ान होगी शुरू। तो नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान इंडिगो की होगी। तो बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर 15 जून को पहली उड़ान इंडिगो की होने वाली है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जनता से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जनता अब इस लूट को समझ चुकी है, इसलिए कई जगहों पर स्मार्ट मीटर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वही स्थिति रही तो फिर भविष्य में ईवीएम को लेकर भी जनता का गुस्सा सामने आ सकता है, जिससे सियासी माहौल गर्मा सकता है। चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल नगर में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया है और अधिकारियों के अनुसार बताया गया कि ये कार्यालय अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा था।
सड़क निर्माण में बाधा बन रहा था। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। आगरा में अवैध धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ में पुलिस और यूपी एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब बताया जा रहा है कि अब तक इस मामले में कुल 18 लोग पकड़े जा चुके हैं। जांच में सामने आया कि तलमीज लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था, जबकि मौलाना हसन निकाहनामा तैयार कर उसे प्रमाणित करता था। परवेज लड़कियों के ठहरने की व्यवस्था करता था और जतिन कपूर सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करता था। विदेश में बैठा आरोपी दाऊद इस नेटवर्क को फंडिंग देता था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑपरेशन अस्मिता, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, उसके अंतर्गत आगरा पुलिस ने जो धर्मांतरण के अंतर्राज्यीय रैकेट का खुलासा किया था, उस रैकेट में 4 अन्य लोगों को, उससे जुड़े हुए 4 अन्य लोग जो कि दिल्ली और राजस्थान के रहने वाले थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उन लोगों के जो नाम है, विनय कपूर, जिसने कि अपना नाम जतिन कपूर उर्फ जशीम, इसके पिता का नाम विनय कपूर है, इसकी उम्र 32 साल है और यह MBA पास लड़का है जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करता है। और चूंकि यह एक्सपर्ट है डिजिटल दुनिया में, तो डिजिटल दुनिया में ये यंगस्टर जो लड़के लड़कियां हैं उनको इस्लाम की ओर प्रेरित करता है धर्म परिवर्तन के लिए, और रिलीजियस कन्वर्जन में यह काफी सक्रिय है जतिन कपूर। दूसरा, मौलाना हसन को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मौलाना हसन भरतपुर राजस्थान का रहने वाला था और जिनको ये लोग गलत तरीके से निकाह कराते थे, शादी कराते थे लड़कियों को, उनका जो निकाहनामा तैयार करता था वो मौलाना हसन करता था, जो कि भरतपुर का रहने वाला था। तीसरी गिरफ्तारी इसमें तलमीज की हुई है। तलमीज उर्फ रहमान 9वीं पास है और यह जूते का इसका कारोबार है और फल का। और हमारे जो में केस का कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन का जो मुख्य मुलजिम था अब्दुल रहमान, उसके साथ यह लगातार नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर और जो हमारी सीमावर्ती राज्य थे उन सभी जगह इसकी लोकेशन मिली और उन सभी जगह यह धर्म प्रचार के लिए और दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को उकसाने के लिए यह जाता था। और चौथा, परवेज अख्तर, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक है, दिल्ली विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट है और कंप्यूटर हार्डवेयर की इसकी दिल्ली में दुकान है। यह इस्लामिक बुक्स लिखता था सिद्दीकी के साथ, सिद्दीकी जिसको कि एटीएस ने गिरफ्तार किया था और वह धर्म प्रचार का वो मास्टरमाइंड था, धर्म परिवर्तन गैंग था। ऑपरेशन अस्मिता के तहत आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध धर्मांतरण के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आगरा पुलिस लगातार अवैध धर्मांतरण करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में, इस पूरे रैकेट में 18 अभियुक्तों की आगरा पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। वहीं जिस गैंग के अन्य सदस्यों की भी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो दाऊद बताया जा रहा है और दाऊद जो है वो विदेश में इस पूरे रैकेट का संचालन करता है और फंडिंग करता है। आगरा से फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना आसान है लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना कठिन है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को अपना दोस्त बताया है और किसी एक पार्टी से जुड़ने से मना कर दिया। इसके साथ ही बंगाल चुनाव को उन्होंने बेहद कड़ा और अभूतपूर्व बताया। साथ ही फिल्मी हस्तियों को राजनीति से दूर रखने की भी सलाह दी है। आजम खान के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और सच सामने जरूर आएगा। जिस्मानी तौर पे तो मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन दिल हमेशा मेरा रामपुर में पड़ा रहता है और मेरी कोशिश होती है कि रामपुर आने का कोई मौका मिले या कोई बहाना मिले तो आ जाता हूं। हालांकि आज है मेरा फंक्शन बरेली में, मजदूरों का दिवस है और हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र डे होता है भारत, तो मैं 2 दिन पहले आ गया। मैं आज भी आ सकता था, मैं कल भी आ सकता था, लेकिन मैं परसों है। कुछ शहर से प्यार है,
शहर की गलियों से प्यार है, शहर के मोहल्लों से प्यार, अपने घर की गली से प्यार, रामपुरिया वो प्यार खींच के देते हैं। रामपुर वालों के लिए जो रामपुर के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, तो रामपुर वालों के लिए क्या चुनाव प्रचार में आप आएंगे या चुनाव लड़ने का? मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले सब मेरे दोस्त हैं, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब मेरे दोस्त हैं। और किसी एक के साथ जुड़ के मैं दूसरों से दूर नहीं होना चाहता। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन लड़ना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्षेत्र में रहना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जीत जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 5 साल के लिए मतदाता आपको इसी उम्मीद पर वोट देता है कि हापुड़ के गढ़गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की जान के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है, जहां पर नाव संचालक और एक नाव में 18 से 20 यात्रियों को बैठा रहे हैं, जबकि क्षमता इससे कम है। और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि किसी भी श्रद्धालु को लाइफ जैकेट भी नहीं दी जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लाखों लोग गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नदारद है। मथुरा में हुए हालिया हादसे के बाद भी प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। ऐसे में ये कभी भी बड़ा हादसा बन सकता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।